हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो होगा कक्षा 12 का लॉन्ग क्वेश्चन होगा। इससे पहले जितने भी कक्षा 12 के मैथ के क्वेश्चन बताए थे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी अब क्वेश्चन सारे बताए जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन बताए जाएंगे, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद न्यूमेरिकल बताए जाएंगे। तो आज का जो क्वेश्चन होगा इसमें 3 क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे, LCR, CR और LR 3 लॉन्ग क्वेश्चन को बताया जाएगा। इन तीनों लॉन्ग क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ चीज़ जान लेते हैं कि होता क्या है। अगर ये चीज़ हमें पता रहेगा तो हम इन सारे क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। इन तीनों लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ हमें जानना ज़रूरी है। एक आपका आता है एल। यल क्या होता है? यल होता है आपका प्रेरकत्व। यल आपका होता है प्रेरकत्व। एक आएगा आपका सी। सी आपका होता है संधारित्र। एक आपका आएगा आर। आर आपका होता है प्रतिरोध। इन तीनों का प्रतीक भी आप समझो। इन तीनों को फिगर के माध्यम से हम कैसे समझेंगे। यल जो हमारा प्रेरकत्व होता है, इसको हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। जब फिगर बनाएंगे तब ये हमारा प्रेरकत्व के लिए फिगर रहेगा। संधारित्र के लिए हमारा जो प्रतीक रहेगा, मतलब जो फिगर में बनाएंगे कुछ इस तरह से बनाएंगे संधारित्र के लिए। और प्रतिरोध के लिए आपका जो फिगर रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। ये आपका प्रतिरोध के लिए रहेगा। इन तीनों का इन सारे लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत बड़ा रोल है, और ये तीनों हर एक फिगर में और हर एक डेरिवेशन में पूरे लेसन में आपको मिलते रहेंगे। इसके बाद कुछ चीज़ें और भी होती हैं। आपका ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है आपका कोणीय वेग होता है। ओमेगा आपका होता है कोणीय वेग। इसका फार्मूला होता है ओमेगा का फार्मूला होता है 2 पाई एफ होता है। और उसके बाद ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है एक्सएल। एक्सएल बराबर आपका जो फार्मूला होता है, एक्सएल बराबर आपका जो फार्मूला होता है वो होता है आपका यहाँ पे आप पहले ओमेगा और यल होता है। और ओमेगा का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई एफ। तो एक्सएल का एक फार्मूला और भी निकल के आ सकता है। यहाँ एक्सएल के बराबर होता है ओमेगा यल, और एक्सएल बराबर आपका एक फार्मूला और निकल के आएगा। आप उसको 2 पाई, इस ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ लगा सकते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा यल हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में, और इसको बोलते क्या है, एक्सएल जो हमारा होता है ये होता है प्रेरक प्रतिघात। इसको बोलते हैं प्रेरक प्रतिघात। उसके बाद एक्स सी आएगा डेरिवेशन में। एक्स सी बराबर होता है 1 अपान में ओमेगा सी। इसका फार्मूला क्या निकल के आ सकता है? एक्स सी बराबर में 1 अपान में ओमेगा की जगह पे लिख सकते हैं 2 पाई एफ, और यहाँ पे सी है तो सी हो जाएगा। इसके बाद यक्स सी को क्या बोलते हैं? यक्स सी हमारा होता है धारतीय प्रतिघात। ये हमारा यक्स सी बराबर होता है धारतीय प्रतिघात 1 अपान में 2 पाई ओमेगा सी। इन सारी चीज़ों का यूज़ होगा हर एक डेरिवेशन में। और क्या क्या पूछे जाते हैं ये भी हम जान लेते हैं कि क्या क्या हमें पूछेगा क्वेश्चन में, और क्या क्या हमें बताना है, किस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो बार बार हम क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन का तरीका यहाँ पे समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन में आपका आएगा, जैसे मान लो यल आर वाला, यल आर क्वेश्चन आ गया। यल आर परिपथ का वर्णन कीजिए, मान लो इस तरह से क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में क्या क्या निकालना रहेगा? क्वेश्चन में आपका परिपथ का चित्र, नंबर 2 पे निकालेंगे हम परिणामी वोल्टेज। नंबर 3 पे आपका आ जाएगा प्रतिबाधा।
नंबर 4 पे क्या निकालना रहेगा, अधिकतम धारा, अधिकतम धारा। नंबर 5 पे हमें निकालना रहेगा धारा और वोल्टेज के मध्य कालांतर। नंबर 6 में आपको निकालना रहेगा फेजर ग्राफ, फेजर ग्राफ या फेजर आरेख, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा और ये सारी चीज़ें निकालनी रहेगी। तो हम क्वेश्चन में इन सब चीज़ों को लिखेंगे नहीं, हम यहीं पे बता दे रहे हैं। क्वेश्चन सीधा हम लिखेंगे एल आर परिपथ का वर्णन कीजिए। ये सारी 1 2 3 4 5 6 चीज़ें हैं, इन 6 के 6 चीज़ों को आपको निकालना रहेगा और ये 6 चीज़ें निकालने के बाद आपका पूरा क्लियर आंसर हो जाएगा और आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। कभी कभी इन 6 में से कोई 2 या 3 ही पूछ लेगा, कोई एक भी पूछ सकता है। वो क्वेश्चन एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है, वो किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, और पहले क्वेश्चन में हमें किस तरह से करना है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन करते हैं एल आर परिपथ में निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। अब क्या क्या हमें निकालना है तो देखते हैं। सबसे पहला चीज़, पहली हेडिंग हमने क्या कहा था, परिपथ का चित्र निकालना। परिपथ का चित्र, ये हमारी पहली हेडिंग रहेगी। तो परिपथ का चित्र में कैसे, पहले चित्र को बना लेते हैं। यल और आर, ये परिपथ है, पहले यल है तो फिगर को बना लेते हैं। यल हमारा हमने बताया था कुछ इस तरह से आप बनाओगे यल को, और उसके बाद आर है। आर हमारा प्रतिरोध होता है, इसके लिए इस तरह का प्रतीक रहेगा। यहाँ पे प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा देंगे। ये हमारा यल है, ये हमारा आर है। ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर में B0 साइन ओमेगा t होता है। जब इसको लगाते तो इसमें I एम्पियर की धारा भी प्रवाहित होने लगती है। तो इसकी रचना भी लिख देते हैं। रचना में आपको क्या लिखना है कि माना यल प्रेरकत्व और आर प्रतिरोध को प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम क्या होता है, जब किसी प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, देखो इसका अंतिम सिरा इसके पहले प्रतिरोध से जुड़ा हो तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो कैसे लिखेंगे, माना यल प्रेरकत्व आर प्रतिरोध प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। जब इनके मध्य में, जब इन दोनों के मध्य में प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं तो इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित होने लगती है। बस इतना ही लिखना है। कैसे लिखना है कि माना यल प्रेरकत्व आर प्रतिरोध को प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। जब इनके बीच में प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं तो इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित होने लगती है या बहने लगती है। तो दोस्तों हमने रचना लिख ली है। रचना क्या है हमने बताई है कि माना यल प्रेरकत्व तथा आर प्रतिरोध को प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। जब इनके बीच में प्रत्यावर्ती वोल्टेज B बराबर B0 साइन ओमेगा t लगाया जाता है तो इनमें I एम्पियर की धारा बहने लगती है। जब I एम्पियर की धारा बहने लगेगी तो इसमें विभवांतर भी होगा। तो विभवांतर क्या निकल के आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो विभवांतर होगा हमारा VL होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा विभवांतर होगा VR होगा। तो इसी चीज़ को लिख लेते हैं कि प्रेरकत्व
प्रेरकत्व एल बोलते हैं इसको, यल के सिरों के मध्य विभवांतर। तो फार्मूला क्या होता है, बी एल बराबर हो जाएगा, इसका फार्मूला होगा आई एक्स एल, और इसको मान लेते हैं हम समीकरण फर्स्ट। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रतिरोध, प्रतिरोध आर के सिरों के मध्य विभवांतर। आर के सिरों के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे बी आर हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा आई इंटू आर, समीकरण हो जाएगा सेकेंड। ये कहाँ से फार्मूला निकल के आया बता दे रहे हैं। आप लोग ओम का नियम जानते होंगे, ओम का नियम, ओम का नियम का फार्मूला होता है बी बराबर में आई इंटू आर, और उसी से ये लिया गया है। विभवांतर का फार्मूला हो जाएगा विभवांतर बराबर धारा और गुणे में हो जाएगा आपका प्रतिरोध। ये ओम के नियम का फार्मूला है, V बराबर आई इंटू आर। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं इन दोनों के बीच में कालांतर कितना होगा। तो आप ये चीज़ जो लिख रहे हैं, आप हमेशा सारे डेरिवेशन में आपको ये लिखना है कि जो BL होता है, BL धारा I से 90 अंश अग्रगामी होता है, अग्रगामी, तथा BR धारा I से समान कला में होता है, समान कला में होता है। अब यही चीज़ आपको हर एक डेरिवेशन में लिखना है। क्या लिखना है कि जो BL होता है धारा I से 90 अंश अग्रगामी होता है, आगे की ओर होता है, और BR धारा I से समान कला में होता है। अब एक आएगा BC, और BC जो होता है वो धारा से 90 अंश पश्चगामी होता है। यही चीज़ आपको लिखना है। BL हमेशा धारा के 90 अंश अग्रगामी होगा, BR धारा I के समान कला में होगा। अगर BC की बात कीजिए तो BC धारा I के पश्चगामी, धारा I से पश्चगामी होता है। जब यहाँ पे C तो है नहीं, हमें यल और आर, यल आर परिपथ पढ़ रहे हैं तो C को लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे अतः BL और BR के मध्य कालांतर 90 अंश होता है। यहाँ तक हो जाएगा हमारा नंबर 1, इतना तक हो जाएगा। नंबर 1 के बाद नंबर 2 हमारी जो हेडिंग थी, नंबर 2 का हमारा जो हेडिंग था वो था हमारा परिणामी वोल्टेज। ठीक है, तो नंबर 2 में हेडिंग हमारी थी परिणामी वोल्टेज। बुक में विभवांतर लिख के आएगा तो उसमें कंफ्यूज मत होना, इसको विभवांतर भी हम बोल सकते हैं, विभवांतर भी हम बोल सकते हैं। तो हमारी दूसरी हेडिंग ही परिणामी वोल्टेज या विभवांतर। इसमें क्या करना है, इसमें फार्मूला होता है इसका, परिणामी विभवांतर का फार्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर में बी आर का स्क्वायर प्लस में बी एल का स्क्वायर। ठीक है, अब बी आर का मान समीकरण फर्स्ट में और समीकरण सेकंड में हम लोग बी आर का मान देख चुके हैं। तो यहाँ पे बी स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट, यहाँ से स्क्वायर हटेगा यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। और बी आर का फार्मूला जो था समीकरण सेकंड में आई आर था का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में बी एल का फार्मूला था आई एक्स एल का होल स्क्वायर था। यहाँ पे लिख भी सकते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, इन सब का मान रखें, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से दोनों का मान रखें तो परिणामी विभवांतर हमारा हो जाएगा v बराबर में आई आर का स्क्वायर प्लस में आई एक्स एल का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण 3, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब इसके बाद समीकरण 4 मतलब तीसरी हेडिंग पे आते हैं। तीसरी हेडिंग हमारी थी प्रतिबाधा।
प्रतिबाधा। प्रतिबाधा हमारा जो होता है उसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। आप पढ़े होंगे प्रतिरोध। प्रतिरोध प्रतिरोध का होता है बिजली के प्रवाह को रोकने का काम करता है, उसी प्रकार प्रतिबाधा भी विद्युत के प्रवाह को रोकने का ही काम करता है। बस फ़र्क इतना है कि वहाँ पे प्रतिरोध जो होता था वो, और यहाँ पे प्रतिरोध के साथ साथ आपके प्रेरकत्व भी रहेंगे, संधारित्र भी रहेगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए प्रतिबाधा यहाँ पे यूज होगा, जिसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिबाधा का प्रतीक अगर देखा जाए तो ये हमारा जेड होता है। ठीक है, शुरुआत में बता चुके हैं हम। इसके बाद फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 से। समीकरण 3 हमारा फार्मूला क्या था, अभी लिखे हैं b बराबर में अंडर रूट आई आर का होल स्क्वायर प्लस में आई एक्स एल का होल स्क्वायर, ये फार्मूला था। तो यहाँ पे b बराबर में हम i का लेते हैं कॉमन, इसको खोल देंगे तो इस तरह हो जाएगा i का स्क्वायर r का स्क्वायर। इसको अगर खोलेंगे हम हो जाएगा i का स्क्वायर, इसको अंदर ही रख दो, एक्स एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो b बराबर में i को हम कॉमन कर लेते हैं, रूट के बाहर लाएंगे। देखो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, दोनों में i कॉमन करेंगे, रूट के बाहर आएगा तो स्क्वायर कट जाएगा। तो i बराबर हो जाएगा अंडर रूट में आपका हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस में एक्स एल का होल स्क्वायर। इसके बाद i इधर गुणे में है, इधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा। तो b और बटे में हो जाएगा आपका i बराबर में आपका हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस में एक्स एल का होल स्क्वायर। हमने पढ़ा है एक्स एल बराबर ओमेगा एल होता है, एक्स एल बराबर ओमेगा एल होता है। और v बराबर में फार्मूला होता है i इंटू आर होता है। अगर हम r को रोक लें तो i इधर गुणे में इधर भाग में आ जाएगा। तो b और बटे में यहाँ पे हो जाएगा i। b बराबर i इंटू आर होता है, r को अगर हम रोक लेंगे i गुणे में तो इधर भाग में आ जाएगा। b बटे i बराबर r होता है, उसी प्रकार b बटे i बराबर हम z भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, मान रख दो यहाँ पे, तो z बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल की जगह पे क्या लिखेंगे, ओमेगा एल का होल स्क्वायर। और ये हमारा हो जाएगा समीकरण 4, और ये हमारा प्रतिबाधा निकल के आ जाएगा। अब चौथी हमारी हेडिंग थी, चौथी हेडिंग हमारी है अधिकतम धारा। अधिकतम धारा, अधिकतम धारा का फार्मूला पता होना चाहिए। अधिकतम धारा का जो फार्मूला होता है अधिकतम धारा को आई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। आई नॉट बराबर फार्मूला होता है बी नॉट अपान में जेड होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 4 से। समीकरण 4 से क्या होगा, जेड का मान, ये वाला जो जेड का मान निकाले हैं ये यहाँ पे रख देंगे बस। आई नॉट बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा बी नॉट बटे में आपका हो जाएगा जेड का मान उठा के रख दो तो आर का स्क्वायर प्लस में ओमेगा एल, यहाँ पे ओमेगा एल का होल स्क्वायर। और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 5। आई नॉट हो गया, बी नॉट की जगह बी नॉट, और जेड का मान उठा के समीकरण 4 से रखे हैं, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 5 हो जाएगा। पाँचवीं हेडिंग हमारी है धारा और वोल्टेज के मध्य कालांतर। धारा और वोल्टेज के मध्य कालांतर कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला होता है टेन फाई बराबर, टेन फाई यहाँ पे हल कर दे रहे हैं, टेन फाई बराबर हो जाएगा आपका वी एल और बटे में यहाँ पे हो जाएगा वी आर। ये चीज़ याद कैसे करोगे, देखो कुछ चीज़ आपको दिमाग में भी रखना पड़ेगा, डेरिवेशन है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको याद भी करना ज़रूरी रहेगा।
बी एल बटे में वी आर, ये कैसे याद करोगे? हम पढ़ रहे हैं यल आर परिपथ में, तो पहले यल आ रहा है ना, तो जो पहले आ रहा है वो हमेशा अंश में रहता है, जो बाद में आएगा उसे हम हर में लिखेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा टेन फाई बराबर हो जाएगा, बी एल का मान उठा के रखेंगे समीकरण फर्स्ट से, तो बी एल का मान था आई एक्स एल, और बी आर का अगर मान रखेंगे तो इसका मान था आई इंटू आर। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से मान उठा के रख रहे, आई से ये आई कट जाएगा, तो यहाँ पे टेन फाई बराबर हो जाएगा एक्स एल और बटे में यहाँ पे आर। यहाँ पे फाई बराबर में टेन, इधर हमें फाई का मान कालांतर चाहिए, फाई टेन इधर आएगा तो यहाँ पे इन्वर्स हो जाएगा, टेन इन्वर्स यहाँ पे एक्स एल और बटे में हो जाएगा हमारा आर। हमें पता है कि एक्स एल का जो मान होता है, एक्स एल का मान होता है ओमेगा एल और बटे में हमारा हो जाएगा आर। तो ये धारा और वोल्टेज के मध्य कालांतर आ जाएगा। हमें निकालना है, एक और हेडिंग बची है नंबर 6, फेजर आरेख। फेजर आरेख, इसे ग्राफ भी लिख सकते हो। फेजर आरेख कैसे बनता है आपको कुछ समझना है, एकदम सिंपल है। हम क्या करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद ये अंश में वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे क्या मान रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, ये आपको देखना है। ये हमारा रहता है V पर ये हमारा V रहेगा विभवांतर या वोल्टेज। उसके बाद यहाँ पे कौन सा मान रखा जाएगा, यहाँ पे कौन सा मान रखा जाएगा। तो शुरुआत में ये रचना में हम लोग क्या पढ़े थे कि BL जो होता है वो धारा से 90 अंश अग्रगामी, अग्रगामी का मतलब क्या, ऊपर की ओर। तो यहाँ पे हमारा रहता है BL, और जो हमारा BR होता है वो कौन सी कला में होता है, समान कला में। तो यहाँ पे BR हो जाएगा समान कला में। कितने अंश का कोड बन रहा था, शुरुआत में लिखिए, उनके बीच का कालांतर 90 अंश का होगा, तो ये 90 अंश हमारा हो जाएगा मान। तो हमारा फेजर आरेख भी हो जाएगा। तो दोस्तों ये 6 के 6 चीज़ निकालना रहेगा। हर ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में 6 चीज़ को निकालना पड़े, कभी कभी इसमें से 1 या 2 या इसके फार्मूले जितने हमने बताए हैं, ये फार्मूले के सवाल बहुत आते हैं एग्ज़ाम में। तो इन फार्मूलों को भी आपको याद करना है, और इन फार्मूलों को भी याद करके आप सवाल आसानी से कर सकते हैं। इसकी सीरीज भी आ जाएगी सवालों की। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, वो दूसरा क्वेश्चन का नाम है, हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे CR परिपथ में निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में देखा ही होगा कि हम 3 क्वेश्चन आज बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है CR परिपथ में निम्नलिखित को समझाइए। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं ये हम सॉल्व करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या बताया था, सबसे पहला पॉइंट हमारा जो होता है, हमारा पहला पॉइंट होता है परिपथ का चित्र। परिपथ का चित्र हमें बताना है। तो इसके आगे क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका बना लेते हैं फिगर। तो फिगर कैसे बनेगा, तो फिगर में हम क्या पढ़ रहे हैं, CR। तो C पहले लिखा है, तो यहाँ पे C का फिगर जो होता है इस तरह होता है। सबसे पहले हम यही बताएं, इसलिए R क्या होता है, हमारा प्रतिरोध होता है। और यहाँ पे हम लगा देंगे प्रत्यावर्ती स्रोत AC, इसको AC भी बोलते हैं प्रत्यावर्ती स्रोत को। और इसका जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज होगा V बराबर में V0 साइन ओमेगा t, ये इसका मान हो जाएगा। इसके बाद जब इसको लगाते तो इसमें I एम्पियर की धारा भी बहने लगती है। तो दोस्तों जैसे पहले की रचना थी सेम वैसे ही रचना करनी है। रचना में कुछ चेंज नहीं होगा। ये हमारा C है और ये हमारा R है। जब इसमें धारा बने लगेगी तो इनके बीच जो विभवांतर होगा BC हो जाएगा, इसके बीच जो विभवांतर होगा BR हो जाएगा। ठीक है, तो रचना कैसे करेंगे, माना रचना में आपको क्या लिखना है, देखो पहले समझ लो। माना C
संधारित्र तथा R प्रतिरोध को प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम का मतलब हम पहले ही बता चुके हैं, जब किसी का अंतिम सिरा दूसरे के पहले सिरे से जुड़ा हो तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो माना C संधारित्र तथा R प्रतिरोध प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। जब इनके बीच में प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं तो इसमें I एम्पियर की धारा बहने लगती है, जिससे इनके बीच में विभवांतर BC तथा BR हो जाता है। बस इसी को लिखना है, तो हम लिख लेते हैं। तो रचना हमारी क्या थी? रचना यही कि माना C संधारित्र तथा R प्रतिरोध को प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। जब इनके बीच में प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है तो इसमें I एम्पियर की धारा बहने लगती है। तो यही हमने लिखा यहाँ पे। ये आपकी संरचना हो जाती है और ये आपकी संरचना हो जाती है। ये संरचना में आपको लिख देना इतना। इसके बाद क्या लिखना है? इसके बाद आपको ये बताना है, लिखना है जैसे सेम पहले में लिखे थे, संधारित्र C के सिरों के मध्य विभवांतर, संधारित्र C के सिरों के मध्य विभवांतर का फार्मूला हो जाएगा BC बराबर में, वहाँ पे क्या लिखे थे? I X L लिखे थे ना, तो यहाँ पे L की जगह पे आपका C आ जाएगा और ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। फिर उसके बाद लिखेंगे प्रतिरोध, ये लाइन तो सेम पहले के तरीके लिखना है, R के सिरों के मध्य विभवांतर, सेम पहले की तरीके एकदम लिखना है, इसलिए तीनों एक साथ बता रहे हैं क्योंकि तीनों एक जैसे ही हैं। तो यहाँ पे BR हो जाएगा बराबर हो जाएगा I इंटू R और ये हो जाएगा आपका समीकरण सेकंड। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम क्या लिखते हैं? हमने शुरुआत में ही बताया था, यहाँ पे लिखना है आपको कि इनके बीच में कालांतर क्या होगा। तो लिखेंगे BC धारा I के 90 अंश पश्चगामी होता है, पश्चगामी होता है तथा BR धारा I से समान कला में होता है, समान कला में होता है, समान कला में होता है। यह चीज़ हम पहले ही बता चुके थे कि जो BC होगा ये धारा I से हमेशा 90 अंश पश्चगामी होगा, जो BL होता है वो धारा I से 90 अंश अग्रगामी होता है तथा BR हर कंडीशन में समान कला में होता है। फिर इसके बाद लिख देंगे अतः BL और BC के बीच कालांतर, कालांतर कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच में? कालांतर 90 अंश। टोटल कितना था? 90 अंश ना, तो 90 अंश होगा। ये हमारा पहला यहाँ पे सिद्ध हो जाता है। और पहले के बाद दूसरी हेडिंग हमारी क्या आती है? तो दूसरी हेडिंग हमारी आती है परिणामी वोल्टेज आप बोल सकते हो या विभवांतर बोल सकते हो, दोनों सही है। तो परिणामी वोल्टेज का फार्मूला जो होता है, फार्मूला होता है B² बराबर में, वहाँ पे क्या लिखे थे? BR का होल स्क्वायर प्लस में BL का होल स्क्वायर, पर यहाँ पे BL की जगह पे BC आ जाएगा, तो BC का होल स्क्वायर, ये होता है इसका फार्मूला। इसके बाद क्या होगा? यहाँ पे V² है तो यहाँ पे B² कर देंगे। BR का मान समीकरण सेकंड में क्या था? I और यहाँ पे R पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में BC का मान क्या था? I X और यहाँ पे C पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा? BR का स्क्वायर हो जाएगा बराबर हो जाएगा IR का यहाँ पे हम स्क्वायर हटा देते हैं, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाता है, तो ये हो जाएगा आपका IR का होल स्क्वायर और प्लस में IXC
का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा समीकरण 3, और ये आपका समीकरण 3 हो जाएगा। और यहाँ से एक फार्मूला आपका क्या निकल के आ गया, परिणामी विभवांतर का फार्मूला भी निकल के आ गया। v बराबर में अंडर रूट आई आर का होल स्क्वायर प्लस आई एक्स सी का होल स्क्वायर, ये समीकरण 3 हो जाएगा। अब समीकरण 4 पे आते हैं। चौथी हेडिंग हमारी रहती है प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा का जो फार्मूला होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 से, सेम पहले के तरीके। समीकरण 3 का फार्मूला क्या था, b बराबर में अंडर रूट आई आर का होल स्क्वायर प्लस आई एक्स सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे b बराबर में, इसको खोल देंगे अगर अंडर रूट के अंदर इस ब्रैकेट को खोलेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आई का स्क्वायर, और यहाँ पे आपका हो जाएगा आर का स्क्वायर, प्लस में इसको खोल दोगे तो आई का स्क्वायर, इन दोनों को ब्रैकेट में रख दो, एक्स सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b बराबर में आई स्क्वायर दोनों में हम कॉमन करेंगे, रूट के बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर से, ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर आई आ जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ पे आर का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे एक्स सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। आई इधर गुणे में तो इधर भाग में आ जाएगा b, और बटे में यहाँ पे हो जाएगा आई बराबर में अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस में एक्स सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। हमने शुरुआत में बताया था कि जो एक्स सी का मान होगा, जो एक्स सी का मान होता है, एक्स सी बराबर होता है 1 में ओमेगा सी। एक फार्मूला और भी बताया था 1 में, इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ, ओमेगा का फार्मूला होता है, यहाँ पे हो जाएगा सी हो जाएगा। और v बटे में आई बराबर, ये हमने बताया था कि r होता है, और इसको हम z से प्रदर्शित कर सकते हैं प्रतिबाधा के लिए। तो यहाँ पे फार्मूला आपका जो निकल के आएगा, b बटे आई की जगह पे हम लिख देंगे z, तो यहाँ पे लिख देंगे z, अंडर रूट में r की जगह पे लिख सकते हैं r ही रहेगा, r स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स सी की जगह पे हो जाएगा 1 में ओमेगा सी, और पूरे का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा समीकरण आपका 4। ये आपका प्रतिबाधा हो गया। समीकरण 4 के बाद हम निकालते हैं समीकरण, मतलब 5वां नंबर। 5वां नंबर होता है आपका धारा और वोल्टेज के मध्य कालांतर। धारा और वोल्टेज के मध्य कालांतर निकालना में, इसका जो फार्मूला होता है धारा और वोल्टेज के मध्य कालांतर का, इसका फार्मूला होता है आपका 10 फाई बराबर में, फार्मूला होता है इसका 10 फाई, वहाँ पे हमने लिखा था बी एल और बटे में लिखे थे वी आर, यल पहले था तो यल, यहाँ पे सी पहले तो बी सी हो जाएगा। तो फार्मूला क्या आ जाएगा, बी सी का मान समीकरण फर्स्ट में क्या था, आई एक्स सी, और बी आर का फार्मूला है आई इंटू आर, आई से आई कट जाएगा, तो 10 फाई का मान जो आएगा 10 फाई बराबर में एक्स सी की जगह पे क्या ले सकते हैं 1 में ओमेगा सी, तो ओमेगा सी हो जाएगा, बटे में आर है तो यहाँ पे आर लगा देंगे। तो यहाँ पे फाई बराबर में 10 इधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, 10 इनवर्स हो जाएगा 1 में ओमेगा सी, और यहाँ पे आर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 5। इसके बाद 6वां नंबर आता है फेजर आरेख या ग्राफ। फेजर आरेख में आपको क्या निकालना है, तो फेजर आरेख में आपको बनाना रहता है फिगर। पहले हम फिगर बना लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखा देना है विभवांतर के लिए। यहाँ पे BC यहाँ पे रहेगा, क्यों, क्योंकि ये 90 अंश पश्चगामी है तो नीचे की ओर रहेगा, अग्रगामी रहता है तो ऊपर की ओर, और ये देखो 90 अंश पश्चगामी है तो इसलिए यहाँ पे BC पीछे की ओर, ये समान कला में है तो BR समान कला के लिए हो जाएगा। 90 अंश कोण बन रहा था कालांतर, तो 90 अंश ये नीचे इसलिए क्योंकि पश्चगामी था। तो दोस्तों इसमें आपको इतना ही करना है और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो दोस्तों हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है LC परिपथ में
निम्नलिखित को समझाइए। तीसरा क्वेश्चन है एल सी परिपथ में निम्नलिखित को समझाइए। थोड़ा सा मोबाइल ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे अकेले ही बनाना पड़ता है, इसके लिए अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए सॉरी, पर वीडियो अकेले ही शूट करना पड़ता है तो कहीं कहीं पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके लिए आप लोग निश्चित रहिए, वो भी बहुत जल्द प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। निम्नलिखित को समझाइए। तो सबसे पहला जो हमारा हेडिंग रहता है, सबसे पहला हेडिंग रहता है परिपथ का चित्र। परिपथ का चित्र ये हमारा जो रहता है पहला क्वेश्चन, पहली हेडिंग रहती है। सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। हमारा जो फिगर होगा, यहाँ पे यल सी परिपथ है, तो इसका मतलब सबसे पहले हमें यल का ज़रूरत है, और यल हमारा होता है प्रेरकत्व। प्रेरकत्व के लिए कुछ इस तरह से फिगर होता है, और सी हमारा रहता है संधारित्र, तो इसके लिए इस तरह से रहेगा। इनके बीच में प्रत्यावर्ती स्रोत को जोड़ देते हैं। प्रत्यावर्ती स्रोत हमारा AC, मतलब इसका मान जो होता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर में B नॉट साइन ओमेगा टी। जब इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पे I एम्पियर की धारा बहने लगती है, और I एम्पियर की धारा बहने के बाद इनके बीच जो विभवांतर होता है, यहाँ पे जो विभवांतर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा VL हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा BC हो जाएगा। इसके बाद रचना कैसे लिखेंगे? माना यल प्रेरकत्व तथा C संधारित्र को प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। जब इसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर B नॉट साइन ओमेगा टी लगाते हैं तो इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित तो होने लगती है। तो ये रचना में लिखना है। क्या लिखना है? माना L प्रेरकत्व तथा C संधारित्र को प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। जोड़ा गया है जब इनके बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज B बराबर B नॉट साइन ओमेगा टी लगाया जाता है, तो इनके बीच I धारा बहने लगती है। ये आपको संरचना में इतना लिख देना है। ये संरचना हेडिंग डाल के आपको इतना लिख देना है इसके बारे में। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हम लिखेंगे कि हमारा जो प्रेरकत्व होगा, ये प्रेरकत्व के सिरों के जो बीच विभवांतर है वो आपका BL है, और संधारित्र के सिरों के बीच जो विभवांतर वो आपका BC है। तो लिख देंगे यल प्रेरकत्व के सिरों के मध्य विभवांतर तो हो जाएगा आपका BL बराबर में IXL, और ये हो जाएगा आपका समीकरण फर्स्ट। इसके बाद लिखेंगे C संधारित्र के सिरों के
मध्य विभवांतर। सी संधारित्र जब लिखेंगे तो बी सी हो जाएगा आई एक्स सी, और ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। इसके बाद क्या लिखेंगे, प्रेरकत्व एल धारा आई के 90 अंश अग्रगामी तथा बी सी धारा आई से 90 अंश पश्चगामी होती है, पश्चगामी होती है। शुरुआत में बताएं कि जो Bl होता है वो हमेशा 90 अंश अग्रगामी होता है, मतलब प्रेरकत्व। तो जो C होता है संधारित्र धारा 90 अंश के पश्चगामी होता है, और R हमेशा समान कला में होता है। अतः प्रेरकत्व और संधारित्र के सिरों के मध्य कालांतर 90 यहाँ 90 यहाँ, दोनों को जोड़ लोगे 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। ये आपको रचना में इतना लिखना है। अब इसके बाद हमारा दूसरा जो हेडिंग आता है वो आता है परिणामी, चाहे विभवांतर बोलो चाहे वोल्टेज बोलो। तो परिणामी वोल्टेज का फार्मूला, परिणामी वोल्टेज का फार्मूला हो जाएगा बी बराबर में, कौन सा पढ़ रहे हैं, यल सी पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले यल आएगा तो मतलब बी एल, और यहाँ पे माइनस हो जाता है बी सी। क्यों माइनस हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, वो आगे जा रहा है 90 अंश, वो पीछे जा रहा है। तो यहाँ पे v बराबर बी एल का मान समीकरण फर्स्ट में क्या था, आई एक्स एल, बी सी का मान आई एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा सी। लिख भी सकते हैं समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड से बी एल तथा बी सी का मान रखने पर इसको मान लेंगे समीकरण 3। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं आगे। इसके बाद हमारा जो तीसरी हेडिंग आती है प्रतिबाधा। प्रतिबाधा में हमें क्या क्या करना है, प्रतिबाधा का फार्मूला हल करने से पहले समीकरण 3 पे जाते हैं। समीकरण 3 में क्या था, v बराबर में आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी। तो b बराबर में i कर लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे एक्स एल और माइनस में यहाँ पर एक्स सी हो जाएगा। b i इधर गुणे में तो इधर आ जाएगा भाग में, b बटे i बराबर में एक्स एल, यहाँ पे एक्स सी हो जाएगा। हमें पता है एक्स एल बराबर होता है ओमेगा एल तथा एक्स सी बराबर होता है 1/में ओमेगा सी, और v बटे में i बराबर होता है r, और इसको हम बराबर z भी लिख सकते हैं प्रतिबाधा। तो हमारा यहाँ से मान उठा के रख देंगे, मान हमारा आ जाएगा b बटे i की जगह पे क्या लिखेंगे z, और एक्स एल की जगह पे क्या लिखेंगे ओमेगा एल, और एक्स सी की जगह पे 1/में ओमेगा सी। ये हमारा z का मान आ जाएगा प्रतिबाधा। समीकरण इसको मान लेते हैं 4। इसके बाद लिखेंगे धारा और वोल्टेज, उससे पहले निकाल लेते हैं यहाँ पे, अधिकतम धारा होता है, पहले उसको निकाल लेते हैं। अधिकतम धारा फार्मूला क्या हो जाएगा, आई नॉट बराबर में बी नॉट अपान में z, ये फार्मूला हो जाएगा। तो मान उठा के रख देते हैं यहाँ पे, आई नॉट का जो हमारा यहाँ पे तो आई नॉट हो जाएगा, बी नॉट की जगह पे बी नॉट हो जाएगा, और जेड की जगह पे मान हो जाएगा हमारा ओमेगा एल
माइनस में 1/ओमेगा c, ये z का मान हो गया। और ये हमारा अधिकतम धारा का फार्मूला हो जाएगा। समीकरण हो जाएगा ये 5। इसके बाद हमारा आता है धारा और वोल्टेज के मध्य कालांतर। धारा और वोल्टेज के मध्य कालांतर। तो इसमें आपका मान नहीं निकलता, सीधा आपको लिखना है कि CR परिपथ में LC परिपथ में धारा और वोल्टेज के मध्य कालांतर 90 अंश का होता है। आगे लास्ट हेडिंग हमारी रहती है फेजर आरेख या फेजर ग्राफ। फेजर आरेख या इसे ग्राफ भी हम लिख सकते हैं। तो इसका जो फिगर बनेगा, तो इसका फिगर बनाने के लिए हम इस तरह से बना लेते हैं। छोटा सा ही बना दे रहे हैं। ये हमारा R होता है, जो समान यहाँ पे I हो जाएगा। और ये हमारा B, ये हमारा C होगा, ये हमारा BL होगा। ये 90 अंश अग्रगामी है, ये 90 अंश अग्रगामी है। और BC जो होता है वो धारा के 90 अंश पश्चगामी होता है, तो यहाँ पश्चगामी हो जाएगा। और दोनों को देखा जाए तो कालांतर कितना आना चाहिए, 180 अंश का कालांतर आना चाहिए। ये सॉरी, यहाँ पे R, ये R हो जाएगा। और ये हमारा फेजर आरेख या फेजर ग्राफ आ जाएगा। तो दोस्तों आज के हमारे जो तीनों क्वेश्चन है, तीनों लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म हो गए। इसके बाद जो पार्ट आएगा उसमें आपको LCR का निगमन करा जाएगा। और एक क्वेश्चन है P एवरेज बराबर में BRMS गुणे में IRMS और गुणे में cos फाई औसत शक्ति के व्यंजक का निगमन। तो ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिस कारण आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दाब के शेयर करो, जितना हो सके दोस्तों को बताओ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।